हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री से भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन, या आधुनिक भारत से बोल सकते हैं या मॉडर्न हिस्ट्री से बोल सकते हैं भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, उसमें हिस्ट्री से जो टॉपिक बनते हैं उनमें इस टॉपिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो इसलिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में कंसिडर होता है। तो इस लेक्चर को ध्यान से समझिए और इसमें हम देखेंगे कि सामाजिक सुधार आंदोलन से कौन से व्यक्तित्व संबंधित थे और कब ये शुरू हुआ और इसने किस तरीके के सुधारों को आगे बढ़ाया। तो इसमें हम देखेंगे सती प्रथा के विरोध से संबंधित, महिला शिक्षा से संबंधित, बाल विवाह, कन्या शिशु हत्या से संबंधित और जाति भेदभाव के खिलाफ जो आंदोलन हुए थे उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो जो भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन जो हुए थे वो उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो तो उस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है वो भी हमें पता होना चाहिए, तभी जाके उस क्वेश्चन में उस टॉपिक में हमें इंटरेस्ट बढ़ता है। तो देखते हैं भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन क्यों शुरू किए गए थे। क्योंकि हुआ क्या था, जो समाज में कुछ कुरीतियाँ थी, फैली कुरीतियों को समाप्त करने के लिए, साथ ही साथ महिलाओं के उत्थान के लिए, क्योंकि महिलाओं की दशा काफ़ी क्या थी, लो लेवल पे चली गई थी। तो महिलाओं के उत्थान, शिक्षा में सुधार और समाज की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू किए गए थे। और इनके जो प्रमुख कारण क्या थे, समाज में व्याप्त कुछ बुराइयां थी, जैसे जो कुछ कुप्रथाएं थी। जो कौन कौन सी थी, जैसे अस्पृश्यता, अंधविश्वास, बहुविवाह, एक से अधिक विवाह करना, पर्दा प्रथा, बहुदेव विवाद, ऐसे ही कन्या हत्या, कन्या मतलब शिशु कन्या हत्या, बेसिकली जो छोटी बच्चियां होती थी उनकी हत्या कर दी जाती थी, क्योंकि उन्हें बोझ समझा जाता था, उनकी शादी करानी, इस तरह की चीज़ें रहती थी। काफ़ी गरीबी थी और लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ये सब चीज़ें चली थी। इन कुरीतियों ने क्या करा था, समाज को कमज़ोर और पिछड़ा बना दिया था। तभी जाके क्या करा, अंग्रेज़ों ने बोला कि हम आपको सोशल करने या सिविलाइज करने आए हैं, हम आपसे श्रेष्ठ हैं और तुम ऐसे दबे कुचले लोग हो। इस तरीके से उन्होंने ऐसा ऐसा बोल बोल के क्या करा, अपना वर्चस्व करा और इंडिया को रिफॉर्म करने की बातें की गई। लेकिन करा तो उन्होंने अल्टीमेटली अपना फ़ायदे, वो अलग एक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे हम। तो क्या था, महिलाओं की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। ये सामाजिक बुराइयाँ थी, ये भी काफ़ी हद तक महिलाओं से संबंधित थी, जैसे बहुविवाह हो गया, अंधविश्वास हो गया, पर्दा प्रथा, ये सब चीज़ें। और महिलाओं की स्थिति काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी दयनीय हो चुकी थी। जैसे बहुविवाह प्रथा के तहत क्या होता था, बहुत सारी पत्नियाँ होती थी एक व्यक्ति की। और सती प्रथा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट, एक बोल सकते हैं समाज सुधार में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने के पीछे सती प्रथा का विरोध भी था, जिससे राजा राम मोहन रॉय को एक ख्याति भी मिली थी। RRR मतलब राजा राम मोहन रॉय की बात हो रही है। सती प्रथा में अभी हम आगे देखेंगे। ऐसे विधवा पुनर्विवाह, मतलब जो विधवा हो जाती थी उसे ज़िंदगी भर विधवा रहना पड़ता था और उसका मतलब कभी दोबारा शादी नहीं हो पाती थी और उसको सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ते थे, हमेशा मोटे सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ते थे और समाज में उसे एक अलग नज़रिए से देखा जाता था। ये सब चीज़ें चलती थी। तो क्या हुआ था, महिलाओं के अधिकार सीमित हो गए थे, इसीलिए महिला उत्थान के लिए लोगों ने, जो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लोग आए, उन्होंने क्या करा, सुधार करने की कोशिश करी। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ही देखते हैं क्या महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु जो उठाए गए कदम थे। तो सबसे पहला है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कदम क्या था, सती प्रथा का उन्मूलन। ये कब हुआ था और इससे संबंधित कौन है, इन लोगों पे आप फोकस कीजिएगा, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 ईस्वी में हुआ। राजा राम मोहन ने इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। ये 1818-19 के आसपास से ही सती प्रथा के उन्मूलन के लिए काम कर रहे थे। ये अलग अलग जगह पे, घाटों पे जाके लोगों को अवेयर करते थे कि आप सती प्रथा मत करिए, और लोगों को बताते थे कि ऐसा करना गलत है, ये शास्त्रों के अकॉर्डिंग भी गलत है। तो इन्होंने कई बार जो इनके सुधार आंदोलन थे उसमें बोला था कि सती प्रथा को क्या बोला था, शास्त्रों की आड़ में हत्या की संज्ञा दी थी। शास्त्रों की आड़ में हत्या, शास्त्रों की आड़ में जो हत्या की जाती है उसे सती प्रथा बोला गया था राजा राम मोहन रॉय द्वारा। तो इसमें होता क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को, जैसे ये ए पर्सन है, उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी को क्या करना पड़ता था, उसकी मृत्यु के बाद ऐसे जिंदा चिता में जला दिया जाता था और लोग उसको सेलिब्रेट करते थे कि सती होने को, इस तरह की चीज़ें चलती थी, मतलब जिंदा इंसान को जलाया जा रहा है, ये सब चीज़ें चलती थी। तो उस समय क्या करा, राजा राम मोहन रॉय ने काफ़ी लेटर लिखे और गवर्नर जनरल से बात करी। तो तत्कालीन जो गवर्नर कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसकी हेल्प से क्या हुआ, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया और एक एक्ट लाया गया, जिससे क्या किया गया, सती प्रथा के लिए एक कानून बनाया गया ताकि इसको दंडात्मक रूप से सती प्रथा का अंत किया जा सके। मतलब दंड जब तक नहीं दिया जाएगा तो लोग मानते नहीं। तो 1829 में अधिनियम लाया गया, जिसे बंगाल सती रेगुलेशन 1829 का रेगुलेशन कौन सा था, रेगुलेशन नंबर 17 था ये। रेगुलेशन नंबर 17
1829 ऑफ द बंगाल कोड के अंतर्गत इसको सती प्रथा को समाप्त करने की बात की गई थी। इंपॉर्टेंट चीज, सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में राजा राम मोहन रॉय और लॉर्ड विलियम बेंटिक की हेल्प से। दूसरा, विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह 1856 में इसके लिए अधिनियम लाया गया था और ये किसके प्रयासों के द्वारा हुआ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के बारे में महिला शिक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। लगभग 35 से प्लस स्कूलों को खोलने में इनका योगदान था और इन्होंने मतलब एक तरीके से एक बोल सकते हैं कि मध्य भारत के इलाके में और जो आपका बंगाल वाले इलाकों में काफ़ी जगह इन्होंने काम करा और विधवा पुनर्विवाह के बारे में इन्होंने बढ़ चढ़कर लोगों को एक तरीके से अवेयर करने की कोशिश करी। तो इन्हीं के प्रयासों के तहत क्या हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। और इनके बारे में थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं। विद्यासागर के बारे में, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इनको विद्यासागर की उपाधि इनके कॉलेज से मिली थी। ये संस्कृत के कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे थे और बाल विवाह के कट्टर विरोधी थे। इन्होंने बाल विवाह में भी काम करा और विधवा पुनर्विवाह में भी काम करा और साथ ही साथ महिला शिक्षा के लिए भी इन्होंने काम करा। महिला शिक्षा के लिए भी इन्होंने काम करा। तो ये है ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी। अगली चीज देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह हेतु कुछ और भी संगठन रहे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। 1865 में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह उत्तेजक मंडल का गठन किया था और खुद भी इन्होंने एक विधवा से शादी करी थी ताकि लोगों को प्रेरित भी किया जा सके। क्योंकि पहले के जो लीडर होते थे वो क्या करते थे, खुद एक एग्जाम्पल सेट करते थे, खुद वो काम करते थे, तब जाके लोग उसको फॉलो करना शुरू करते थे। क्योंकि आप खुद पे जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक सामने वाले उसको उतने अच्छे तरीके से मानते नहीं है। तो 1861 में एक और इसी तरीके से विधवा पुनर्विवाह संघ का गठन किया गया था। किसकी हेल्प से? एमजी रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे ने विष्णु शास्त्री पंडित की हेल्प से, इसमें इंपॉर्टेंट रोल था एमजी रानाडे का और साथ में हेल्प करी थी विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह संघ की। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है सत्यप्रकाश, एक गुजरात का वीकली था, गुजरात का वीकली समाचार पत्र था, मतलब हर हफ्ते मतलब साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसे करसनदास मूलजी द्वारा स्थापित किया गया था 1852 में। इसमें विधवा विवाह को बहुत बढ़ावा देते थे और सामाजिक सुधार के लिए इसमें भी काफ़ी सारे काम किए गए थे और स्पेशली विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए इसमें लेख लिखे जाते थे सत्यप्रकाश में। ध्यान देने, सत्यप्रकाश है, सत्यार्थ प्रकाश नहीं। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती से है, ये सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश है गुजरात का वीकली जो किससे संबंधित है? करसनदास मूलजी से संबंधित है। अगली चीज देखते हैं, अगला है बाल विवाह सुधार। बाल विवाह सुधार के लिए होता क्या था, जैसे लड़की की उम्र 9-10 साल की होती है उसकी शादी कर दी जाती थी, इस तरीके से मतलब काफ़ी छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी। इस तरीके से समाज में क्या हो रहा था, महिलाओं की स्थिति एकदम लो लेवल पे चली गई थी, मतलब उनकी कोई इच्छाओं की बातें ही नहीं होती थी, इस तरीके से चीज़ें चलती थी। तो 1872 में इसके लिए क्या लाया गया? नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया, या जिसका दूसरा नाम क्या है, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट लाया गया। इसमें क्या किया गया? 14 वर्ष से कम आयु की कन्या का विवाह अवैध किया गया, लेकिन इसमें ये कुछ हद तक ठीक ठाक था, लेकिन ये ज़्यादा मतलब एक तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि क्या था, इसमें इसको तभी लागू किया जा सकता था जब एक या दोनों पक्ष से ईसाई हो, यानी कि ईसाइयों की इंपॉर्टेंस थी, मतलब ईसाइयों के लिए था ये। ईसाई अगर ये काम कर रहे तो ये एक्ट अप्लाई होगा, बाकी अदर कम्युनिटीज के लिए एक्ट अप्लाई नहीं होता था। तो 1872 का बस इतना याद रखना, नेटिव मैरिज एक्ट कब का है? 1872 का। फिर इसी के साथ साथ फिर कुछ समय बाद आया कौन सा? 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट या सहमति आयु अधिनियम 1891 का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये किसके प्रयासों से आया था? बीएम मालावारी के प्रयासों से आया था। ये न्यायाधीश थे, रिटायर्ड हुए, फिर उसके बाद उन्होंने इस तरीके के काफ़ी काम करे सोशल वेलफेयर के लिए। तो इसमें क्या किया गया? देखो, 12 वर्ष से कम उम्र में बाल विवाह की अनुमति नहीं थी, 12 से ऊपर में किया जा सकता था। ये भी मतलब कुछ हद तक कोशिश थी, जो 6-7 साल की 8-9 साल की लड़कियों की शादी की जा रही थी या बाल विवाह किया जा रहा था, उससे तो कुछ बेटर ही था उस समय की कंडीशन के हिसाब से। उसके लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी बेसिकली। 1891 में क्या आया? एज ऑफ कंसेंट एक्ट या सहमति आयु अधिनियम। इसमें सहमति के तहत शादी की जाती थी इस तरीके से। फिर आया 1929 में कुछ सालों बाद शारदा अधिनियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शारदा अधिनियम। ये एक विधानसभा से निर्वाचित सदस्य थे शारदा करके, उनके तहत लाया गया था शारदा अधिनियम। तो इसमें क्या किया गया था? बाल विवाह निरोधक अधिनियम था ये, और 1929 का ये अधिनियम है, एक्ट है, और 1930 में लागू हुआ था। इसमें लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी की गई थी? 14 वर्ष, और लड़कों की न्यूनतम आयु कितनी की गई थी? 18 वर्ष। इसमें ध्यान रखिएगा कि चाइल्ड मैरिज को इसने रोका था, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट किया था, यानी कि शारदा एक्ट से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1929 का एक्ट है, 1930 में लागू किया गया था। फिर
कुछ सालों बाद, यानी कि इंडिया आज़ाद होने के बाद, मतलब काफ़ी सालों बाद बोल सकते हैं वैसे, 1930 से 1978 की बात आ गई है। 1978 में आया था बाल विवाह निषेध संशोधन अधिनियम, जो 1929 का शारदा एक्ट आया था उसी में संशोधन किया गया था। और इसमें क्या किया गया था, विवाह की जो न्यूनतम आयु है उसको बढ़ा दिया गया था। और कितनी की गई थी, लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दी गई थी, और लड़कियों की 15 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी, जो अभी भी चलती है। जो न्यूनतम आयु अभी भी लागू है वो यही थी। और इसमें बाल विवाह जो कराया जाता था उसके लिए दंड के प्रावधान किए गए थे, और उन दंड के प्रावधानों को और अधिक कठोर किया गया था, क्योंकि जितने ज़्यादा कठोर प्रावधान होगा उससे क्या होंगे, लोग उतने ज़्यादा डरेंगे और इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे। फिर आया अल्टीमेटली जो अभी चलता है हमारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, जो वर्तमान कानून का जिसने रूप ले रखा है, ये आया 2006 में। इसमें 1929 के शारदा अधिनियम का स्थान ले लिया और इसे और अधिक प्रभावी कानून बनाने के लिए कोशिश की गई। इसमें बाल विवाह को रोकने के साथ साथ जो पीड़ित हैं उनको कानूनी सुरक्षा भी देनी थी। अगर जो पीड़ित हैं उनको क्या किया, एक बार तो रोक दिया आपने, लेकिन दोबारा से उनको पकड़ के चुपचाप तरीके से इस तरीके की चीज़ें चला दी जाती थी, तो उसको रोकने के लिए यानी कि कानूनी सुरक्षा देना भी इसमें सुनिश्चित किया गया। तो इसके प्रावधान क्या थे कि बालक को 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष और बालिका 18 वर्ष से कम आयु की महिला, जो अभी चलता है ये तो ठीक है, ये तो पहले से जो चीज़ें चली आ रही थी उसी को लागू किया गया। लेकिन इसमें क्या किया गया, इंपॉर्टेंट चीज़, बाल विवाह जो कराने वाले माता पिता, पुजारी या सहयोगी जो भी होंगे उनको भी दंड दिया जाएगा अगर वो इस तरह की चीज़ें करेंगे तो। और साथ ही साथ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक ऑफिसर बनाया जाएगा जो इन सब चीज़ों की निगरानी करेगा और ये देखेगा कि भाई कहीं इस तरीके से चाइल्ड मैरिज तो नहीं हो रही है। तो इसके लिए साथ साथ दंड के प्रावधान किए गए थे कि 2 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों चीज़ें की जा सकती हैं। तो इस तरीके से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आया 2006 का, जो अभी भी चलता है। अगला देखते हैं, ऐसे ही कन्या शिशु हत्या। कन्या को एक तरीके से बोझ की तरह समझा जाता था, तो कन्या शिशु हत्या की जाती थी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो कन्या शिशु हत्या निवारण अधिनियम आया था 1870 में। ये ध्यान देना, फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट, यानी कन्या शिशु हत्या, जब शिशु पैदा हो जाते हैं, कन्या शिशु जब पैदा हो जाती है तब उसकी हत्या की बात थी इसमें। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना, कन्या भ्रूण हत्या की बात नहीं है ये। भ्रूण हत्या लगा कि मतलब उसको एज बोल सकते हैं कि भ्रूण में ही मार देना। ये है जब पैदा होने के बाद उसकी हत्या कर देना, इस तरीके से। तो 1870 में इसके लिए एक अधिनियम लाया गया। 8वां अधिनियम था 1870 का, एक्ट 8 करके लाया गया 1870 में, जिसके तहत क्या किया गया, ब्रिटिश भारत सरकार में कन्या शिशु हत्या पर रोक लगाई गई। फिर एक जो है कन्या भ्रूण हत्या, यानी कि PCPNDT अधिनियम 1994 का, यानी कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, जो भ्रूण की लैंगिक परीक्षण किया जाता है कि लड़का होगा या लड़की होगा, उस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए 1994 में अधिनियम लाया गया, इंपॉर्टेंट है, जो अभी चलता है। इसके तहत क्या है, भ्रूण लिंग परीक्षण व कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए लाया गया था, यानी कि प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994। इसका फुल फॉर्म आप याद रख लेगा, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन, यानी कि जो भ्रूणों का लिंग परीक्षण जो किया जाता है उसके लिए एक्ट लाया गया था 1994 में। फिर इसमें संशोधन किया गया था 2003 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसको और ज़्यादा अधिक सख्त बनाया गया था, जिसके तहत काफ़ी बार आपने सुना होगा कि डॉक्टर को भी जेल हो जाती है और जो लोग हैं उनको तो होती ही होती है साथ साथ। और इसके लिए क्या किया गया था, भ्रूण लिंग परीक्षण को और भ्रूण हत्या को रोकने को इलीगल यानी कि अवैध करार दे दिया गया था इस एक्ट के तहत। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए। अगली चीज देखते हैं, फिर इसी तरीके से क्या हुआ, ये महिलाओं और कन्याओं के बारे में हमने देखा। ऐसे ही शिक्षा में सुधार के लिए किस तरीके से चीजें चली। तो जो शिक्षा में सुधार के लिए एक इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, क्या, मैकॉले मिनट 1835 में आया था। मैकॉले मिनट बेसिकली ये लॉ कमीशन के भी हेड थे। एक लॉ कमीशन आया था जो भारत का पहला लॉ कमीशन था, उसका भी हेड था मैकॉले। ये है मैकॉले। इसे आज के समय जो हम देखते हैं इंग्लिश का जो इतना ज़्यादा उपयोग हम करते हैं वो इसी की देन है। इसने क्या करा था, भारतीयों को इस तरीके से भारतीय समाज को इस तरीके से चेंज करने की कोशिश करी कि दिखने में तो वो भारतीय हो लेकिन सोच में और विचारों में, पहनावे में, हर चीज़ से वो क्या हो, विदेशी हूँ, यानी कि अंग्रेज हूँ। इस तरीके से इसने अपनी एक पॉलिसी चलाई थी। उसी की देन है कि आज इंग्लिश की इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो इसने थॉमस बेविंगटन मैकाले इसका पूरा नाम था। इसने क्या करा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना था ताकि अंग्रेजों के हित पूरे हो सकें। तो मैकाले का स्मरण पत्र भी बोला जाता है इसे। और इसने एक थ्योरी दी थी, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, किसने दी थी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसके तहत इसने क्या बोला था कि आप क्या करो, आप सेलेक्टेड लोग, यानी कि कुछ जो अमीर लोग हैं, कुछ सेलेक्टेड लोगों को आप क्या करो, इंग्लिश में शिक्षा दो, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, यानी कि वो क्या करेंगे, धीरे धीरे ये लोग क्या करेंगे,
ये नीचे को छनते हुए जाएगा। मतलब कि आप कुछ लोगों को इस तरीके से कर दो, जो समाज के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको आप इंग्लिश में शिक्षा दो, यानी कि उनको अंग्रेजी तौर तरीके सिखाओ और उनको इस तरीके से उनको तैयार करो। फिर क्या होगा, धीरे धीरे समाज में उनको उनका देखी देखी में क्या होगा, सब लोग धीरे धीरे इस तरीके से उनके आसपास के लोग या जो भी हैं सब लोग उनको फॉलो करना शुरू कर देंगे। इन्फ्लुएंशियल लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात उनको फॉलो करते हैं लोग, तो धीरे धीरे समाज किस तरीके से बनता जाएगा, ये मतलब फिल्टर होकर धीरे धीरे नीचे को शिक्षा बढ़ेगी। इस तरीके की इन्होंने बातें की थी। मतलब आप सेलेक्टेड लोगों को शिक्षा दो, मतलब जो हायर लेवल पे उनको एक अच्छी शिक्षा दो, वो अपने आप नीचे फैला लेंगे, ये इन्होंने बोला था। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये यहाँ पे लिखा भी है, केवल अमीर भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दो तो वो क्या करेंगे, अपने आप अपने आसपास के लोगों में, जो आसपास के समाज में, उसको फैलाते रहेंगे। और ये किसके समय आया था, ये बेंटिक के समय आया था, जो सती प्रथा के समय आया था। बेंटिक को ही क्या बोला जाता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी माना जाता है। और उस समय गवर्नर जनरल भी कौन था, बेंटिक था। 1835 का जो मैकाले मिनट आया था। अच्छा, इससे इंपॉर्टेंट एक महिला शिक्षा से संबंधित बैथुन स्कूल था। बैथुन स्कूल 1849 में बना। इसने क्या करा, आधुनिक महिला शिक्षा की नींव रखने वाला पहला विद्यालय था। यानी कि महिला विद्यालय जो पहला खुला था उसका नाम क्या था, बैथुन स्कूल, 1849 में। GED बैथुन करके एक व्यक्ति थे अंग्रेज, उनके नाम पे खोला गया था। फिर ऐसे ही महिला शिक्षा के बारे में बात करें तो धोंडो केशव कर्वे, इन्होंने क्या करा था, महर्षि कर्वे भी इनको बोला जाता है, धोंडो केशव कर्वे। इन्होंने 1916 में इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी, भारतीय महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। और इसका नाम क्या रखा था इन्होंने, SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी, यानी कि श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से महिला विश्वविद्यालय। किसने, धोंडो केशव कर्वे ने। ये पहले पुणे में खोला गया था, फिर उसके बाद इसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया था, बाद में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। और ये क्या है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय माना जाता है और दक्षिण पूर्व एशिया का भी पहला महिला विश्वविद्यालय। यानी महिलाओं की शिक्षा के लिए धोंडो केशव कर्वे का नाम याद रखिएगा। महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किए थे। और ऐसे एक नाम याद रखिएगा, ताराबाई शिंदे। ये भी एक महिला थी जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी काम करा। और इनकी एक बुक इंपॉर्टेंट है, स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना करके बुक है किसकी, ताराबाई शिंदे की। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, स्त्री पुरुष तुलना किसकी पुस्तक है, ताराबाई शिंदे की। अगला देखते हैं, वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच आया था 1854 में, जिसे क्या बोला जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। किसको, वुड डिस्पैच को। ये वुड था, जेम्स वुड। इन्होंने एक बेसिकली एक वुड डिस्पैच क्या था, कुछ नहीं था, एक लेटर लिखा था इन्होंने अंग्रेज सरकार को कि इस तरीके से चीज़ें चलनी चाहिए। इन्होंने कुछ पॉइंट रखे थे उसमें, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इस तरीके से। तो वही वुड डिस्पैच है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला था, जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, उसको वो गलत है। इन्होंने बोला कि वो सही नहीं है। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को समाप्त करने की बात की गई थी इनके द्वारा। इन्होंने क्या बोला था, जो प्राथमिक शिक्षा है वो आप क्या करो, स्थानीय भाषा में दो, यानी कि वर्नाक्युलर लैंग्वेज में दो। स्थानीय भाषा जो बेसिकली लोकल लैंग्वेज जो होती है आसपास की, उसमें आप प्राथमिक शिक्षा दो। माध्यमिक शिक्षा आप मिक्स करके दो, यानी कि आंग्ल और इंग्लिश और स्थानीय भाषा को मिक्सचर बना के दो। और उच्च शिक्षा आप अंग्रेजी भाषा में दो। इन्होंने इस तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बताई थी। और साथ ही साथ इन्होंने महिला शिक्षा की बात भी करी थी। ये भी ध्यान रखिएगा कि वुड डिस्पैच में महिला शिक्षा के बारे में बात हुई थी या नहीं हुई थी, हुई थी। इन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी बात की गई थी। और इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट महिलाओं द्वारा जो संगठन बनाए गए थे उस समय, उनको भी देख लेते हैं। उस समय के बेसिकली जो स्वतंत्रता के समय, मतलब इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले भारत स्त्री महामंडल 1910 में किसने बनाया था, सरला देवी चौधरानी ने, नाम याद रखिएगा। ऐसे महिला सोशल कॉन्फ्रेंस 1904 में बनाई थी, किसने, रमाबाई रानाडे ने। अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस बनाई थी 1927 में, मार्गरेट कजिन्स ने। मार्गरेट कजिन्स ने, ये एक अंग्रेज थी, मार्गरेट कजिन्स। ऐसे आर्य महिला समाज बनाया था 1882 में। जैसे आर्य समाज था, उसी में आर्य महिला समाज यानी कि महिलाओं के लिए स्पेशली किसने बनाया था, पंडिता रामाबाई सरस्वती। तो ये नाम याद रखिएगा, जो महिला शिक्षा के लिए इंपॉर्टेंट संगठन बने थे, यानी कि महिलाओं के उत्थान के लिए जो संगठन बने थे। अब देखते हैं धर्मसभा। धर्मसभा बनी थी 1830 में। जो आपका ब्रह्म समाज है, राजा राम मोहन राय का ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज, उसी के विरोध में बनी थी 1830 में धर्मसभा। इसके संस्थापक कौन थे, राधाकांत देव। इनका उद्देश्य क्या था, ब्रह्म समाज के विचारों का विरोध करना। आगे ब्रह्म समाज के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ये एक रूढ़िवादी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। अच्छा, धर्मसभा में क्या करा था, होता क्या है, कोई भी सुधार आंदोलन होता है तो उसके एक तो सपोर्ट में होते हैं, एक उसके अपोज में होते हैं। तो इन्होंने जैसे क्या करा था, ब्रह्म समाज ने क्या करा था, सती प्रथा का विरोध करा था। सती प्रथा को समाप्त करने की बात करी थी ब्रह्म समाज ने। तो धर्मसभा ने क्या कहा, सती प्रथा ठीक है,
मतलब इनके भी अपने कुछ लॉजिक थे, बट इन्होंने सती प्रथा का जो समाप्त करने की बात की जा रही थी वो गलत है बोला था। इस तरीके से चीज़ें चली थी। धर्मसभा किससे संबंधित है? राधाकांत देव 1830 में। फिर ऐसे ही परमहंस मंडली, ये कब की है? 1849 की। ये महाराष्ट्र में बनाई गई और इसके संस्थापक के नाम याद रखिएगा, दादोबा पांडुरंग। ये नाम इंपॉर्टेंट है, दादोबा पांडुरंग याद रखिएगा। और साथ में कौन थे? दुर्गाराम मेहता जी। ये भी सामाजिक सुधार से संबंधित है। परमहंस मंडली कब बनी? ये क्वेश्चन बन जाता है 1849 में। और इसके संस्थापक कौन थे? दादोबा पांडुरंग। इनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में दुर्गाराम मेहता जी, ये भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज जैसे आता है ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमने क्या देखा था? परमहंस मंडली। परमहंस मंडली में दादोबा पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज में आत्माराम पांडुरंग। ये मैंने साथ साथ ही रखे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ध्यान रखिएगा, प्रार्थना समाज में आत्माराम पांडुरंग और परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग। परमहंस मंडली 1849 की, 1849 की। प्रार्थना समाज है 1867 का। आत्माराम पांडुरंग, दोनों महाराष्ट्र से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके अन्य सदस्य कौन थे? एम जी रानडे भी इसमें शामिल हुए थे 1870 में, और आर जी भंडारकर, ये इतिहासकार थे आर जी भंडारकर, ये भी इसमें शामिल हुए थे। ऐसे ही हर धर्म में, कुछ हिंदू धर्म में कुरीतियाँ थी, कुछ सिख धर्म में, कुछ मुस्लिम धर्म में। तो ऐसे ही सिख धर्म में जो कुरीतियाँ थी उसके लिए बनाया गया था सिंह सभा आंदोलन 1873 में। इसकी शुरुआत अमृतसर से की गई। इसका उद्देश्य क्या था? जो सिख धर्म से धर्मांतरित हो गए हैं उनको वापस लाना, और सिख धर्म में जो कुछ कुरीतियाँ हैं उनको हटाना, और सिख धर्म का पुनर्जीवन यानी कि उसको रिस्ट्रक्चर करना। इस तरह की चीज़ें चली थी सिंह सभा आंदोलन में। कब हुआ था? 1873 में। ऐसे ही देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन मुस्लिम सुधार से संबंधित है। ये कब का है? 1866 का देवबंद आंदोलन। अच्छा, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूँ। जो देवबंद आंदोलन है एक आपका कहाँ से संबंधित है? सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। अच्छा, जो देवबंदी जो है ना, ये देवबंदी, एक आपने ग्रुप का नाम सुना होगा, तालिबान। तालिबान जो अफगानिस्तान पे रूल करता है अभी, वो इस देवबंदी को फॉलो करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि तालिबान क्या करता है? इंडिया का सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से संबंधित है? सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। इनके जो तालिबान के जो इम्पोर्टेंट लीडर होते हैं, ये इनसे मिलने भी आते हैं हर साल। सहारनपुर में जो लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, देवबंद के जो मौलाना होते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं और फॉलो इनकी जो भी ये जैसे निर्देश देते हैं उनको फॉलो करते हैं तालिबान वाले। मतलब सब चीज़ें फॉलो नहीं करते, लेकिन काफ़ी हद तक, क्योंकि तालिबान एक तरीके से क्या है, मुस्लिम मुझसे संबंधित है, सुन्नी मुस्लिम से संबंधित है, और ये देवबंदी को फॉलो करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा। इसलिए तालिबान क्या करता है? इंडिया का एकदम अपोज में नहीं रहता है, मतलब इंडिया के एकदम सपोर्ट में रहता है। क्योंकि इसका एक रीजन क्या है कि इनका संबंध किससे? इंडिया से। अब बेसिकली वो है क्या कि जो पाकिस्तान में, जो अफगानिस्तान में जो लोग हैं, ये क्या है, सारे के सारे कन्वर्टेड हैं। पहले हिंदू थे या बुद्धिज्म में से ये सारे के सारे कन्वर्टेड लोग क्या हैं, बाद में मुस्लिम बन के फिर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में इस तरीके से चले गए। इसलिए क्या है, देवबंद से संबंधित हैं। कौन से? तालिबान वाले। और देवबंद आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही। इन दोनों के नाम याद रखिएगा, नानोतवी और गंगोही। और इनका उद्देश्य क्या था? इस्लामी शिक्षा एवं धार्मिक सुधार। इस्लामिक शिक्षा एवं धार्मिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए बात की। इनने इस्लाम में जो शिक्षा है उनको प्रीच करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए इसमें काम किया था। अगला देखते हैं सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज 1873 में किससे संबंधित है? ये फोटो देख के आप समझ गए होंगे कौन है। महात्मा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो थे माली समुदाय से थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। इन्होंने क्या करा? जातिगत भेदभाव के विरोध में आंदोलन करा और सामाजिक समानता की इन्होंने बात करी थी। और साथ ही साथ ये महिला शिक्षा के लिए भी इन्होंने काम करा था। स्पेशली जो निम्न जाति की महिलाएं हैं उनकी शिक्षा के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया था। इन्होंने और इनकी वाइफ ने लड़कियों की शिक्षा में, महिला शिक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। 1848 में ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले, इनकी वाइफ सावित्री फुले थी, पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया गया। और पहली महिला शिक्षिका जो माना जाता है सावित्रीबाई फुले को माना जाता है। लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू करा कहाँ? पुणे में। पुणे का भेड़ेवाड़ा नाम से, जो तात्या साहब भेड़े के घर में था, मतलब घर में ही स्कूल खोला था, इसलिए भेड़ेवाड़ा नाम रखा था क्योंकि तात्या साहब भेड़े का घर था। तो पहला स्कूल खोलने का श्रेय सावित्रीबाई फुले को जाता है लड़कियों के लिए, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को। सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षिका भी कंसिडर किया जाता है। और ज्योतिबा फुले से इंपॉर्टेंट दो बुक हैं, गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्यधर्म, और इनसे संबंधित सत्यशोधक समाज, ये तो हमने देख ही लिया। गुलामगिरी मराठी भाषा में, सार्वजनिक सत्यधर्म दोनों मराठी भाषा में, क्योंकि ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे तो मराठी भाषा में इन्होंने बुक लिखी थी, गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्यधर्म। अगला देखते हैं आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका मूल नाम क्या था? मूलशंकर। मूल नाम मूलशंकर था, यानी कि इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। और ये हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। आर्य समाज की पहली इकाई कहाँ खोली गई थी? बम्बई में। फिर बाद में इसे लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया था। इनके प्रमुख सिद्धांत क्या थे? ये जाति को नहीं मानते थे।
जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज की वकालत करते थे। उनका प्रसिद्ध नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। वेदों को ये क्या मानते थे? वेदों को ही इंपोर्टेंस देते थे, और लेकिन पुराणों को ये नहीं मानते थे। पुराणों की एकदम ये क्या करते थे? आलोचना किया करते थे। और इन्होंने स्वराज की भी बात की गई थी। स्वराज शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले इन्होंने करा था, और भारत भारतीयों के लिए ये भी बोला था इन्होंने। और इनके धार्मिक विचार क्या थे? वेदों को मानते थे, पुराणों की आलोचना करते थे, कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, कर्म आधारित चतुर्वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। जो चतुर्वर्ण व्यवस्था होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको इन्होंने कर्म आधारित बोला था, ना कि जाति आधारित। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे, और मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। आर्य समाजी लोग मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज, प्रमुख पुस्तक कौन सी है इनकी? सत्यार्थ प्रकाश। इसने काफ़ी जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं उनको इंस्पायर करा, जिनमें से एक है लाला लाजपत राय, और ऐसे ही गोपाल कृष्ण गोखले। इन सब लीडर्स को इन्होंने इंस्पायर करा। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के ही इन लोग काफ़ी इंस्पायर हुए। डीएवी कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, इसकी स्थापना 1886 में किसने? लाला हंसराज, महात्मा हंसराज ने करी, और लाला लाजपत राय इसमें सपोर्टिंग रोल में थे। और कहाँ करी? लाहौर में। और दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज इसका फुल फॉर्म है डीएवी का, स्वामी दयानंद की स्मृति में। डीएवी कॉलेज आपने देखे भी होंगे, काफ़ी जगह में होते हैं। फिर क्या हुआ? आर्य समाज में, हर समाज में क्या होता है, कुछ न कुछ टाइम पे विचारों में मतभेद होता है। काफ़ी लोग जब बढ़ जाते हैं फॉलोअर्स, तो मतभेद के कारण विभाजन हो जाता है। तो आर्य समाज का विभाजन हुआ 1893 में। विभाजन का कारण क्या था? पंजाब में हुआ। शाकाहार बनाम आधुनिक शिक्षा, कुछ शाकाहार के सपोर्ट में थे, कुछ मांसाहार के सपोर्ट में थे। तो दो समूह बन गए। एक कल्चर्ड पार्टी जो क्या थे? मांसाहार व पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में थे। दूसरा महात्मा समूह जो गुरुकुल पद्धति के पक्ष में थे। इसी गुरुकुल पद्धति से है आपका संबंधित कौन सा? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जिसमें जो आश्रम पद्धति में शिक्षा दी जाती है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो कहाँ है? हरिद्वार में। कब बना? 1902 में। किसने बनाया? स्वामी श्रद्धानंद। इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, आर्य समाज से संबंधित तथ्य पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला देखते हैं, अलीगढ़ आंदोलन। ये था मुस्लिम रिफॉर्म से संबंधित, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म में जो रिफॉर्म थे उससे संबंधित था 1875 में। इसके संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। ये काफ़ी एक तरीके से उदारवादी विचारधारा रखते थे। इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी 1875 में ही, जिसको बाद में 1920 में जिसका नाम क्या हो गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। 1888 में इन्होंने एक और संस्था बनाई, इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना करी। ये शुरुआत में काफ़ी उदारवादी विचारधारा के थे, और ये जैसे पाश्चात्य शिक्षा का सपोर्ट करते थे। ये बोलते थे कि मुस्लिमों को आप शिक्षा लो, आगे बढ़ो, इस तरह की चीज़ें बोलते थे। फिर बाद में अंग्रेजों ने खुश होकर इन्हें एक तरीके से उपाधि भी दी गई थी। कौन सी उपाधि दी थी इन्हें? जो रविंद्रनाथ टैगोर को भी दी थी, सर की उपाधि, नाइटहुड जिसे बोला जाता है, नाइटहुड या सर की उपाधि दी गई थी इनको। तो शुरुआत में तो ये काफ़ी उदारवादी थे, बाद में धीरे धीरे ये एंटी हिंदू होने लग गए, एंटी हिंदू चीज़ें बोलने लग गए। पहले ये बोलते थे कि मुस्लिम हिंदू दोनों क्या हैं, आपस में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को आपस में मिलकर रहना चाहिए, एकता का समर्थन करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता का। लेकिन बाद में काफ़ी उदारवादी विचार और पाश्चात्य शिक्षा से समर्थित होने के कारण, या अंग्रेजों के काफ़ी रिलेशन रखने के कारण, इन्होंने बाद में काफ़ी एंटी हिंदू बयान दिए थे। तो ये सब चीज़ें भी हैं, बाद में काफ़ी एंटी हिंदू हो गए थे। कौन? सर सैयद अहमद खान। अब इसी के तहत एक और आंदोलन है, अहमदिया आंदोलन, जो मुस्लिम धर्म में सुधार से संबंधित था। मिर्जा गुलाम अहमद इससे संबंधित है। कब शुरू करा? 1889 में, 1889 में शुरू करा अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद। जिस तरह ये जो है, जो अलीगढ़ आंदोलन है, उससे थोड़ा सा अलग था अहमदिया आंदोलन। ये जो क्या करता था, मुस्लिम धर्म में सुधार की बातें करता था, और इसने एक तरीके से ये भी बोला था कि जो क्या है, बोल सकते हैं कि जो गैर मुस्लिम है उनके खिलाफ जिहाद नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें इन्होंने बोली थी, जिहाद नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी मतलब लिबरल तरीके से फॉलो किया जाता था, और अहमदिया आंदोलन अभी भी इसके काफ़ी सपोर्टर हैं। ठीक है, इस सब की चीज़ जो मतलब एकदम लिबरल विचारधारा रखते हैं, मतलब कट्टर नहीं होते हैं अहमदिया आंदोलन वाले, कट्टर नहीं होते हैं। ये चीज़ बस इतना याद रखिएगा। किससे, कौन है इससे संबंधित? मिर्जा गुलाम अहमद, 1889। ये सब जो बैक स्टोरी साथ में मैं बता रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर सकें और ये आपको याद करने में आसानी हो, इसीलिए मैं थोड़ा इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अब देखते हैं, जाति आधारित जो शोषण हो रहा था उसके विरुद्ध जो सामाजिक सुधार आंदोलन चले, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फिगर कौन है आपके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर जी। तो इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी 1924 में बॉम्बे में। इसका उद्देश्य क्या था? दलितों के उत्थान से संबंधित, दलितों के अधिकारों की रक्षा करना। बेसिकली BR अम्बेडकर इसीलिए जाने जाते हैं। 1927 में इन्होंने महार सत्याग्रह करा, 1927 में।
इसमें क्या करा, महार सत्याग्रह के दौरान एक इंपॉर्टेंट घटना हुई, इन्होंने मनुस्मृति जला दी थी। इस घटना के दौरान, क्योंकि मनुस्मृति में काफ़ी वर्ण व्यवस्था की बात की गई और ये वर्ण व्यवस्था के अपोज में थे, और ये हरिजन शब्द से भी इन्हें चिढ़ थी। महात्मा गांधी ने हरिजन समाज की स्थापना करी थी, तो इसीलिए इनके महात्मा गांधी से यानी कि एम के गांधी से विचार इनके मैच नहीं करते थे। फिर आपने पूना पैक्ट, ये सब चीज़ें हुई थी बाद में, वो सब हिस्ट्री का पार्ट है, बट अभी सिर्फ इतने हम देख रहे हैं जाति आधारित शोषण के विरुद्ध। और इनसे संबंधित कुछ और फैक्ट जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक तो इन्होंने एक पाक्षिक निकाला था, मूक नायक। मूक नायक एक पाक्षिक यानी कि 15 दिनों में जो आता है, पाक्षिक समाचार पत्र था। एक कब आया, ये आया था 1920 में, मूक नायक। ऐसे ही इन्होंने बहिष्कृत भारत करके एक समाचार पत्र था, बहिष्कृत भारत, ये 1927 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं, और ये इन्होंने बाद में बुद्ध धर्म को फॉलो कर लिया था, यानी कि बुद्धिज्म में ये चले गए थे। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें चली। अम्बेडकर जी के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हम देखने जाति आधारित शोषण के विरुद्ध इन्होंने क्या काम करे, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, महार सत्याग्रह, और मूक नायक भी चलाया था उन्होंने, और बहिष्कृत भारत 1927 में। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगला, ऐसे ही जाति आधारित शोषण के विरुद्ध साउथ में अगर देखें तो आत्मसम्मान आंदोलन चलाया 1925 में। किसने, एम.वी. रामास्वामी नायकर, यानी कि पेरियार जो है, जिनको पेरियार नाम से सम्मानित किया जाता है, संज्ञा दी जाती है, तमिलनाडु में इन्होंने चलाया था। इन्होंने भी चतुर्वर्ण व्यवस्था का विरोध करा था। ये हैं पेरियार जी। और इन्होंने अन्य स्थानों पर जो आत्मसम्मान आंदोलन जो चला था, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो चला था, जैसे तमिलनाडु में तो पेरियार जी, ए.वी. रामास्वामी नायकर हो गए। केरल में नारायण गुरु ने चलाया, और महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने चलाया। ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट नाम और है, गोपाल बाबा वलंकर। ये महाराष्ट्र से संबंधित थे। इन्होंने अनार्य दोष परिहारक मंडल, एक संगठन था, अनार्य दोष परिहारक मंडल, 1890 में इसकी स्थापना करी। और इन्होंने एक पत्रिका यानी कि एक बुक पब्लिश करी थी, विटाल विध्वंसक, जो क्या थी, छुआछूत विरोधी थी। इसमें जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ हैं उसके बारे में, एक तरीके से जो जाति प्रथा से संबंधित जो कुरीतियाँ हैं उन पे कटाक्ष करा था और उनकी आलोचना की थी, विटाल विध्वंसक करके। ऐसे किशन फागुजी बंसोड़, ये भी महाराष्ट्र से संबंधित हैं। इन्होंने सन्मार्ग बोधक निराश्रित समाज शुरू करा था 1901 में। बस नाम याद रखना, किशन फागुजी बंसोड़ का सन्मार्ग बोधक निराश्रित समाज। गोपाल बाबा वगलंकर का क्या है, अनार्य दोष परिहारक मंडल, 1890 में। अगला देखते हैं, राजा राम मोहन रॉय, RRR, और इनका ब्रह्म समाज से संबंध। तो राजा राम मोहन रॉय, इनको क्या बोला जाता है, इनके तो बहुत सारे नाम हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जनक, भारतीय पत्रकारिता के जनक, आधुनिक भारत के जनक, बहुत सारे इनके नाम हैं। इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी, राजा राम मोहन रॉय। और ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी थे। इन्हें अरबी, फारसी, बंगाली, अंग्रेजी, फ्रेंच, बहुत सारी लैंग्वेज आती थी। और इनसे कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं कौन सी हैं, 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा बनाई, जो ब्रह्म समाज का अग्रदूत माना जाता है, जिससे ही ब्रह्म समाज की इंस्पिरेशन आई इनको। और इसकी स्थापना कहाँ करी इन्होंने, कलकत्ता। बेसिकली कलकत्ता से ज़्यादा इन्होंने काम करा कलकत्ता में। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी डेविड हेयर की सहायता से, कलकत्ता में। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करी इन्होंने। 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना करी, जिससे बाद में ब्रह्म समाज बना। पहले ब्रह्म सभा नाम था, फिर बाद में ब्रह्म समाज बना 1828 में, जिसने सती प्रथा के विरोध में काफ़ी इंपोर्टेंट रोल प्ले करा था। इनका योगदान क्या है, वेदों का इन्होंने बंगाली भाषा में अनुवाद करा, और बहुत सारी इन्होंने बुक्स लिखी, उनको भी देखते हैं। और इन्होंने क्या करा, विरोध किस चीज़ का करा, ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। बहुदेववाद, यानी कि जो बहुत सारे भगवानों की हम पूजा करते हैं उनके विरोध करते थे। बाल विवाह के विरोधी थे। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, 1809 में, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती हैं। राजा राम मोहन राय काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है। द परसेप्ट्स ऑफ जीसस बुक है इनकी, 1820 में। तो हुआ क्या था, शुरू में बेसिकली काफ़ी पाश्चात्य विचार रखते थे, तो अंग्रेज काफ़ी खुश रहते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, अंग्रेजों में जो क्रिश्चियन धर्म में जो कुरीतियाँ हैं उनको भी उजागर करना शुरू करा। तो इनके काफ़ी जो फ्रेंड थे वो इनसे नाराज़ हो गए, क्योंकि इनने क्रिश्चियनिटी में कुछ कमियाँ निकाली, बहुत सारे इनने उस पर लेख लिखना शुरू कर दिया। तो क्रिश्चियन जो फॉलोअर इनके, मतलब जो साथी थे, उन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया था। इस तरीके से चीज़ें चली थी। इन्होंने एक पत्रिका निकाली, संवाद कौमुदी समाचार पत्र। ऐसे मिरातुल अखबार निकाला फारसी भाषा में। मिरातुल अखबार कौन सी भाषा में आता था, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी भाषा में आता था, फारसी भाषा में। ऐसे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, 1791 में जोनाथन डंकन ने प्रथम हिंदू कॉलेज बनारस की स्थापना करी थी, जोनाथन डंकन, 1791। अगला ब्रह्म समाज से संबंधित एक और फिगर है, देवेंद्रनाथ टैगोर, बाद में जुड़े थे ब्रह्म समाज से। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी थी इन्होंने 1839 में, देवेंद्रनाथ टैगोर।
ये बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर के फादर हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर जी। तत्वबोधिनी पत्रिका की शुरुआत करी थी इन्होंने कलकत्ता से 1839 में, और बंगाली भाषा में ये पत्रिका छपती थी, और ये ब्रह्म समाज से भी संबंधित थे। 1858 में इन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में शामिल होने के लिए आमंत्रित करा। फिर क्या हुआ, केशव चंद्र सेन से इनके विचार नहीं मिले, तो फिर ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया 1866 में, क्योंकि केशव चंद्र सेन से इनके मतभेद हो गए। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज को एकदम इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहते थे, ये नहीं चाहते थे देवेंद्रनाथ टैगोर। कुछ इनके फिर इस तरीके से दार्शनिक मतभेद हो गए, तो ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो गया। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन लेके चले गए, और आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ चला गया। फिर क्या हुआ, ब्रह्म समाज में बाद में और विभाजन हो गया 1878 में। आनंद मोहन बोस जिन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करी, ये भी ध्यान रखिएगा, 1878 में साधारण ब्रह्म समाज, आनंद मोहन बोस। अगला देखते हैं वेद समाज। वेद समाज 1864 किससे संबंधित है, केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू से संबंधित है। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज बोला जाता है। बेसिकली हुआ क्या था, केशव चंद्र सेन काफ़ी उदारवादी विचारधारा रखते थे, लेकिन इन्होंने एक काम करा था कि इनकी 12-13 साल की लड़की थी, उसकी शादी इन्होंने करा दी थी बिहार के एक राजा थे, उनसे करा दी थी, जिससे बाद में इनके जो फॉलोअर है काफ़ी नाराज़ हो गए थे। तो उसी के बाद जो आनंद मोहन बोस ने साधारण ब्रह्म समाज एक अलग बना दिया था, यानी कि ब्रह्म समाज का बाद में डिवीजन फिर और जो हुआ था इसी वजह से हुआ था, क्योंकि इन्होंने अपने मतलब पहले तो ये बाल विवाह के खिलाफ थे, बट इन्होंने अपने बच्ची की शादी करा दी थी, यानी कि कम एज में। ठीक है, ये सब चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। और यंग बंगाल आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1820 के दशक और 1830 के प्रारंभ तक चला था, यानी कि बेसिकली 1825-26 के आसपास में ज़्यादा ये फ्लरिश हुआ था। ये थे हेनरी विवियन डेरोजियो। ये थे हिंदू कॉलेज के शिक्षक थे, और काफ़ी क्रांतिकारी विचारधारा रखते थे, काफ़ी एक तरीके से मॉडर्न विचारधारा रखते थे। इन्होंने बेसिकली लॉजिक और जो मॉडर्न थॉट प्रोसेस है उसको बढ़ावा देने के लिए काम किया था, और एकदम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। ये स्कूल में जब पढ़ाते थे तो इनके काफ़ी ज़्यादा जो डिसाइपल थे, जो शिष्य थे, काफ़ी ज़्यादा इनको फॉलो करते थे। तो इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन करके शुरू करा था। फिर लेकिन इनकी काफ़ी कम उम्र में मृत्यु हो गई थी, 1831 के आसपास इनकी डेथ हो गई थी। तो फिर ये यंग बंगाल आंदोलन जो है ज़्यादा चला नहीं। अगला है देव समाज। देव समाज 1887 किसने चलाया, शिव नारायण अग्निहोत्री ने चलाया। इसका मुख्यालय कहाँ था, लाहौर में। ये भी सामाजिक और धार्मिक सुधार से संबंधित है। ऐसे ही शुद्धि आंदोलन चलाया था आर्य समाज द्वारा, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा शुद्धि आंदोलन। इसका उद्देश्य क्या था, जो कन्वर्ट हुए हैं हिंदू धर्म से, जो कन्वर्ट हो रखे हैं ईसाई धर्म में, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाना था। इसे घर वापसी आंदोलन भी बोला जाता है, और शुद्धि आंदोलन इसीलिए इसका नाम रखा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ऐसे स्वामी विवेकानंद, ये तो इनके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, इनके बारे में तो सबको पता होता है। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम क्या था इनका, नरेंद्र नाथ दत्त थे। इनसे तो बेसिकली कौन कौन इंस्पायर नहीं हुआ है, सभी लोग इंस्पायर हैं। और इनकी बुक पढ़िएगा, एक तो मैंने पढ़ी है राजयोग, अच्छी बुक है, काफ़ी पढ़िएगा, राजयोग कर्मयोग। और इनके फिलोसफी तो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम, इनके बारे में लिख रहा था यहाँ पे। APJ अब्दुल कलाम भी इनको फॉलो करते थे, मतलब काफ़ी सारे लीडर हैं, नरेंद्र मोदी, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर इनको फॉलो करते हैं। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, और हर युवा फॉलो करता ही, और करना भी चाहिए। इनकी जो आइडियोलॉजी है वो एक मतलब बोल सकते हैं कि व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। और इनकी काफ़ी कम समय में मृत्यु हो गई थी, 4 जुलाई 1902 को। ये काफ़ी ध्यान को काफ़ी बिलीव करते थे, ध्यान लगाना चाहिए, इस तरीके से अपने मस्तिष्क को स्ट्रांग बनाना चाहिए, सब चीज़ें चलती थी। मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। मूर्ति पूजा बोलते थे कि मूर्ति पूजा करो, आप ध्यान लगाओ, उसी से आपका क्या होगा, विकास होगा। भौतिकवाद और आध्यात्मवाद में संतुलन की इन्होंने वकालत करी थी। उनकी बुक है राजयोग कर्मयोग। शिकागो में इन्होंने भाषण दिया था 1893 में, जिसको शिकागो सम्मेलन बोला जाता है, जहाँ इन्होंने बोला था माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो सारे लोग उस पर क्लैपिंग करने लग गए थे, सारे उठ खड़े हुए थे। इन्होंने मतलब सबको एक तरीके से, शुरू में इन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन बाद में इन्होंने कॉन्फिडेंस से जो भाषण दिया था वो सबको याद है। ठीक है, अभी भी उसकी बातें की जाती हैं। विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल लोगों को बुलाया गया था। तो उसमें से भगवा वस्त्र पहने विवेकानंद ने एक अलग सी छाप छोड़ी थी। इससे भारतीय संस्कृति और सनातन विचारों को वैश्विक पहचान मिली, जो है विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे। अच्छा, इनसे संबंधित विवेकानंद रॉक मेमोरियल, एक है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। रामकृष्ण मिशन इनसे संबंधित है। रामकृष्ण आंदोलन भी बोला जाता है, जिसे 1897 में, इसके संस्थापक कौन थे, स्वामी विवेकानंद थे। और इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में ही इसकी स्थापना करी थी। रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। इनका मूल नाम क्या था, गदाधर चट्टोपाध्याय था। ये कलकत्ता के काली मंदिर के पुजारी थे।
और जो ये रामकृष्ण मिशन है इसका मुख्यालय कहाँ है? बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में। इनका प्रमुख सिद्धांत क्या था? मानव सेवा ही ईश्वर सेवा। ये मानव सेवा पे बिलीव करते थे, उसी को ईश्वर सेवा मानते थे। अगला है बाल शास्त्री जाम्बेकर। ये भी क्या है? सुधारवादी आंदोलन से संबंधित है। इनके समाचार पत्र इंपॉर्टेंट है, दर्पण और दिग्दर्शन। इनको मराठी पत्रकारिता का पितामह बोला जाता है, किसको? बाल शास्त्री जाम्बेकर को। ऐसे ही गोपाल हरि देशमुख हैं, जिन्हें लोक हितवादी बोला जाता था। इनके साप्ताहिक पत्र थे कौन से? प्रभाकर और हितेच्छु, बस इतना ध्यान रखना। ऐसे ही गोपाल गणेश अगरकर हैं, इनका साप्ताहिक सुधारक याद रखना। गोपाल गणेश अगरकर से सुधारक, इनका साप्ताहिक पत्र था। ऐसे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के पॉलिटिकल गुरु थे। महात्मा गांधी और जिन्ना के दोनों के गुरु रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी। इन्होंने गांधी जी को बोला था कि आप भारत भ्रमण करो और चीज़ों को समझो, तब जाके आप लोगों को अवेयर करना शुरू करो। ऐसे ही सेवा सदन 1908 में BM मालावारी से संबंधित है। सेवा सदन BM मालावारी बाल विवाह का विरोध करा और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करा था। अगला है सामाजिक सेवा संघ, सोशल सर्विस लीग 1911 में नारायण मल्हार जोशी से संबंधित है। NM जोशी, कहाँ पे? बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई, मुंबई में। 1920 में इन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना का भी श्रेय दिया जाता है। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऐसे ही वहाबी आंदोलन है, सैयद अहमद बरेलवी, कहाँ से संबंधित है? रायबरेली से, इस्लामी सुधार से संबंधित है। वहाबी आंदोलन नाम से समझ रहे होंगे आप। बेसिकली जो वहाबी आंदोलन है ये अरब से शुरू हुआ था। अरब पेनिनसुला जो जहाँ UAE, सऊदी अरब, ये सब कंट्री आती है, वहीं से शुरू हुआ है वहाबी आंदोलन। ऐसे ही फराइजी आंदोलन, ये भी मुस्लिम धर्म सुधार से संबंधित है। 1818 में इसके संस्थापक कौन थे? हाजी शरीतुल्लाह, इस्लामिक सामाजिक सुधार से संबंधित है। ऐसे दक्षिण भारत के सामाजिक सुधार आंदोलनों में देखें तो सतनामी आंदोलन 1820 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी है छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास किससे संबंधित है? सतनामी आंदोलन से, सतनामी संप्रदाय से संबंधित थे छत्तीसगढ़ में। इनका मेन काम इन्होंने छत्तीसगढ़ में किया था। बेसिकली ये भी निम्न जाति वर्ग के लोगों के उत्थान से इन्होंने काम करा था, चमड़े के कारीगरों के साथ कार्य करा था और निम्न वर्गों का उत्थान से संबंधित इन्होंने बातें की थी। अगला देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, न्यूयॉर्क अमेरिका में बनी थी। HP ब्लावत्स्की और कर्नल MS ऑलकॉट इससे संबंधित है। बाद में इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया था 1882 में न्यूयॉर्क से अड्यार मद्रास में, जहां एनी बेसेंट ने इसका कार्यभार संभाला। एनी बेसेंट इसके सदस्य बनी, बाद में इन्होंने इसको फैलाने की कोशिश करी। हिंदू विश्वास प्रणाली से अत्यधिक प्रभावित थे। ऐसे ही भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में कौन से संबंधित? MG रानाडे और रघुनाथ राव ने इसको शुरू करा था। इनका उद्देश्य क्या था? बाल विवाह का विरोध करना और प्रतिज्ञा आंदोलन इन्होंने शुरू करा था। ऐसे ही श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन SNDP मूवमेंट जिसको बोला जाता है, इसके संस्थापक कौन है? श्री नारायण गुरु, इसके संस्थापक। इसका उद्देश्य एजावा कम्युनिटी जो है उससे संबंधित है। एजावा कम्युनिटी, इनका नारा क्या था? ओरु जाति ओरु मातम ओरु देवम, एक जाति एक धर्म सभी के लिए एक ईश्वर होना चाहिए। ऐसे ही न्याय आंदोलन जस्टिस पार्टी 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज चिट्टी के द्वारा गैर ब्राह्मणों के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया गया था। ऐसे स्वाभिमान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था, EV रामास्वामी नायकर ने, पेरियार नाम से इन्हें जाना जाता था, जातिगत ऊंच नीच का विरोध करा था और चतुर्वर्ण व्यवस्था का इन्होंने विरोध करा था। अगला है मंदिर प्रवेश आंदोलन से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। दलितों को मंदिर में प्रवेशों का अधिकार दिलाने से संबंधित थे। उत्तर भारत में इसका नेतृत्व करा था 1930 में, ये चला था बेसिकली 1930 के आसपास चला था। BR अम्बेडकर ने उत्तर भारत में नेतृत्व करा था और दक्षिण भारत में किसने करा था? TK माधवन ने 1924 में शुरू हो गया था। ऐसे वैक्यूम सत्याग्रह है, इसके KP केशव से संबंधित है। वैक्यूम सत्याग्रह केरल में, और इसका उद्देश्य क्या था? मंदिर मार्गों पर दलितों को प्रवेश दिलाना। बेसिकली होता क्या था कि जो मंदिर का जो रास्ता जाता है उसमें भी दलितों को चलने की आज़ादी नहीं थी, तो उसको दूर करने के लिए और मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए इन्होंने वैक्यूम सत्याग्रह करा था KP केशव ने। इस तरीके से हमने देखे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इंडिया में जो हुए थे, इंडियन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।